हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जी सान अहमद आज आपको कराऊंगा क्लास 11th की बच्चों समाजशास्त्र, जिसमें हम चैप्टर 5 भारतीय समाजशास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। आज बच्चों होली है, इसलिए आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास की। आज का मोटिवेशन कोट से कि हौसला न हार, कर सामना जहान का। हौसला न हार, कर सामना जहान का। बदल रहा है देख रंग आसमान का। बदल रहा है देख रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये तेरे फतेह का रंग है, और ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। वैसे भी बच्चों तुम तो मेरे मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों बिना देरी के आज की क्लास का। तो इस पार्ट में बच्चों हम क्या क्या जानेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे कि हमारे जो जितने भी अकस्मात और अग्रणी मानव विज्ञानी थे ना, उनका भारतीय समाजशास्त्र में क्या योगदान था, और भारत में समाजशास्त्र के शिक्षण और शोध कार्य कब आरंभ हुआ, और मुख्य 4 भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में जानेंगे, जिसमें जीएस घुरिये के बच्चों जाति प्रजाति के बारे में, डीपी मुखर्जी के परंपरा और परिवर्तन के बारे में, एआर देसाई के कल्याणकारी राज्य के बारे में, और एमएन श्रीनिवास के बच्चों गांवों पे विचार के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल बच्चों आज की क्लास में एक एक चीज़ आपको पढ़ना है, समझना है, और साथ ही साथ में बच्चों याद करते चलना है। तो बच्चों भारतीय समाजशास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है आधुनिक भारत में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के बारे में बताओ। तो समाजशास्त्र बच्चों यूरोप में 100 साल पहले स्थापना हुई थी। 1838 में किसने किया था बच्चों? अगस्ट कॉम्टे। भारतीय समाजशास्त्र के पिता कौन है बच्चों? अगस्ट कॉम्टे। पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा जाता था, बाद में इसका नाम समाजशास्त्र रखा गया। भारत में 100 साल से भी पुराना है बच्चों समाजशास्त्र। 1919 में बच्चों मुंबई विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी, परंतु औपचारिक शिक्षा भारत में 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था बच्चों, और किसकी देखरेख में? प्रोफेसर पैट्रिक की देखरेख में हुआ था। उसके बाद 1920 में बच्चों कलकत्ता और लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को बच्चों यानी मानव विज्ञान को पढ़ाया गया था। यूरोप में समाजशास्त्र का उदय बच्चों आधुनिकता को समझने के लिए हुआ था, पर भारत में बच्चों इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर बहुत सारे प्रश्न उठे थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब भारत में बच्चों आधुनिकता कब आई थी? आधुनिकता का अनुभव कब किया था? जब अंग्रेजों ने बच्चों हमको क्या किया था? गुलाम बनाया था। भारत में आधुनिकता का पहला अनुभव बच्चों औपनिवेशिक काल में यानी अंग्रेजों के टाइम पे किया गया था। मानव विज्ञान का उद्भव यूरोपीय समाज की जो आदिम संस्कृतियों को जानने के लिए हुआ था बच्चों, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं था। तो भारत में ज़्यादातर जो मानव विज्ञानी थे और समाजशास्त्री थे ना, ये अचानक ही अवतरित हो गए। और मैंने आपको बताया था बच्चों हम इसमें मुख्यतः 6 लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 2 तो हमारे शुरुआत के हैं, जैसे बच्चों एल.के. अनंत कृष्ण अय्यर और शरद चंद्र रॉय। ये 2 मानव विज्ञानी थे बच्चों, जो ब्रिटिश काल में ही पैदा हुए थे और उसी में मरे थे, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा आते हैं जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी, एआर देसाई और एमएन श्रीनिवास। जीएस घुरिये के बारे में हम जाति के बारे में पढ़ेंगे, डीपी मुखर्जी परंपरा और परिवर्तन, एआर देसाई बच्चों कल्याणकारी राज्य, और एमएन श्रीनिवास के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमएन श्रीनिवास ने किसके बारे में बताया था बच्चों? आपको कमेंट कर बताना है। और ये क्वेश्चन बच्चों किट्टू के लिए। पहले मानव विज्ञानी थे बच्चों एल.के. अनंत कृष्ण अय्यर, जिनका जन्म 1861 में और मृत्यु बच्चों 1937 में हुई थी। एल.के. अनंत कृष्ण अय्यर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। भारत के बेहतरीन और सबसे पहले मानव विज्ञानी थे, इनका नाम एल.के. अनंत कृष्ण अय्यर था बच्चों। इन्होंने जब काम की शुरुआत की थी तो एक क्लर्क थे, बाद में मद्रास प्रांत के पहाड़ी जनजाति के बीच बच्चों अपने काम के लिए ये प्रसिद्ध हो गए थे, यानी मद्रास गए थे, पहाड़ी जनजातियों के बीच में काम किया था। बाद में कोचीन रजवाड़े के महाविद्यालय में ये टीचर बन गए थे बच्चों, जो कि कोचीन कहाँ पर है? केरल में। सन 1902 में बच्चों कोचीन के दीवान ने क्या किया था? इनको निर्जातीय सर्वेक्षण करने के लिए बच्चों कहा था और इनकी मदद मांगी थी, और ब्रिटिश सरकार बच्चों ऐसा सर्वेक्षण पूरे रजवाड़े में करवाना चाहती थी। बाद में क्या हुआ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत के पहले स्नातकोत्तर मानव विज्ञानी विभाग की स्थापना करने में भी इन्होंने क्या किया था? मदद किया था। मानव विज्ञान में उनके पास बच्चों कोई मतलब औपचारिक उपाधि तो नहीं थी, फिर भी इन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के निर्जातीय विभाग का बाद में अध्यक्ष चुन लिया गया था। जर्मनी विश्वविद्यालय में बाद में बच्चों इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि कर ली थी, और कोचीन रजवाड़े की ओर से इनको राय बहादुर और दीवान बहादुर की उपाधि
से मतलब सम्मानित किया गया था। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 मार्क आता है कि राय बहादुर और दीवान बहादुर किसे कहते हैं बच्चों, LK अनंत कृष्ण अय्यर को कहते हैं। ये सर्वप्रथम सामाजिक और मानव विज्ञानी थे और ये शिक्षक बने थे। 1902 में कोचीन के दीवान ने इनको क्या किया था, बुला लिया था और निर्जातीय सर्वेक्षण कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ऐसा सर्वेक्षण हर जगह कराना चाहती थी और ये इंडियन साइंस कांग्रेस के बाद में अध्यक्ष भी चुने गए थे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों कि LK अनंत कृष्ण अय्यर को बच्चों कोचीन रजवाड़े ने कौन सी उपाधि दी थी, और ये क्वेश्चन है बच्चों अफजल के लिए। दूसरे आते हैं बच्चों शरद चंद्र रॉय। 1871 में इनका जन्म हुआ था। 1942 में इनकी क्या हो गई थी बच्चों, मृत्यु हो गई थी। ये भी एक अग्रणी मानव विज्ञानी थे बच्चों और इन्होंने ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में काम किया था। ये बांग्ला भाषी थे बच्चों, मानव विज्ञानी थे। ये अकस्मात बन गए थे। इनका जन्म 4 नवंबर 1871 में खुल्लाना, जो कि अब बांग्लादेश में, वहाँ पे हुआ था। कलकत्ता रिपन कॉलेज में बच्चों इन्होंने कानून की डिग्री ली थी। और जो शरद चंद्र रॉय हैं इन्होंने अंग्रेजी में बच्चों स्नातक और स्नातकोत्तर किया था। कुछ दिन वकालत किया और बाद में बच्चों ये रांची यानी झारखंड में 1898 में बच्चों ईसाई मिशनरी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के टीचर बन गए थे। और ये 44 साल तक बच्चों रांची में रहे थे। कहाँ पे, रांची यानी झारखंड में रहते। और वहाँ पे एक जगह है बच्चों, उसका नाम है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर में जो जनजाति थी उसकी संस्कृति के विशेषज्ञ बन गए थे बच्चों, है ना। जब वो ईसाई मिशनरी में गए थे तो उनके इस निर्णय ने उनका जीवन बदल दिया और वहाँ पे जो छोटा नागपुर में रहने वाली जनजाति और संस्कृति थी ना, उसके विशेषज्ञ बन गए थे बच्चों। बाद में वे सरकारी दुभाषिया भी बने, यानी सरकार की तरफ से जनजाति की सरकारी योजनाओं को जनजाति को बताते थे और जनजाति की बातों को सरकार की तरफ रखते थे, इसलिए सरकारी दुभाषिया बने थे बच्चों। कौन, शरद चंद्र रॉय। महत्वपूर्ण जनजाति कौन कौन सी थी, ओराव, मुंडा और खरिया जनजाति है, जो कि कहाँ पर रहती थी बच्चों, रांची के छोटा नागपुर के पठार में रहती थी। बाद में ये जाने माने मानव विज्ञानी बने और छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में इनकी अलग से पहचान बन गई बच्चों। 1922 में इन्होंने एक जनरल लिखा था, उसका नाम था मैन इन इंडिया, जो कि अपने समय की तथा प्रकार का पहला जनरल था, जिसका प्रकाशन बच्चों आज भी भारत में होता है। तो इन्होंने क्या किया था, जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण किया था, उनके बीच रहकर गहन सर्वेक्षण किया था बच्चों। बाद में सरकारी दुभाषिए बन गए थे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और उन्होंने ओराव, मुंडा और खरिया जनजाति पर किया गया लेखन कार्य कई जगह प्रकाशित भी किया था। और 1922 में तो बच्चों उन्होंने क्या किया था, मैन इन इंडिया नामक जनरल की स्थापना भी की थी। अब मैं ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, जो कि मैं ज्योति से पूछ रहा हूँ कि मैन इन इंडिया नामक जनरल किसकी है और छोटा नागपुर का विशेषज्ञ किसे कहते हैं। अब बच्चों उसके बाद में समाजशास्त्र का व्यापक प्रचार प्रसार होने लगा। 1947 के बाद अलग अलग विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चों समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। सन 2017 में बच्चों 404 सेंट्रल और स्टेट विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पढ़ाया गया। प्रमुख परीक्षा बच्चों IAS और स्टेट PCS में भी ये सब्जेक्ट लोकप्रिय हो गया और कई सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो इस सब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। भारत में कई सारे समाजशास्त्री रहे हैं, पर अग्रणी समाजशास्त्रियों में बच्चों GS घुरिया आते हैं। GS घुरिया ने बच्चों किस पे काम किया था, ये क्वेश्चन अनूप को बताना है। उसके बाद DP मुखर्जी आते हैं बच्चों। DP मुखर्जी के बारे में बच्चों जिक्रा को बताना है। AR देसाई के क्या क्या काम है, ये जैनुल को बताना है। और MN श्रीनिवास के बारे में बच्चों ये रामा को बताना है। तो आप ये चीज़ें कमेंट कर बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो पूछ रहा हूँ बच्चों आपको कमेंट कर बताने। अब हम बात करते हैं GS घुरिये यानी गोविंद सदाशिव राव घुरिये की। तो GS घुरिये यानी गोविंद सदाशिव राव घुरिये बच्चों, इनका जन्म 1893 में हुआ था। इनकी मृत्यु बच्चों 1984 में हुई थी। GS घुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 में महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र में हुआ था बच्चों। ये ब्राह्मण और संपन्न परिवार से थे। 1919 में बच्चों मुंबई विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक पद पर इनकी नियुक्ति हो गई थी। वहीं पर वे पैट्रिक गिट्स से मिले और उन्हीं की सलाह पर समाजशास्त्र में इंग्लैंड से डॉक्टरेट की उपाधि ले ली थी। अब प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स कौन थे बच्चों, ये आपको कमेंट कर बताना है। फिर समाजशास्त्र के बच्चों क्या बन गए थे, प्राध्यापक
बन गए थे। पहले बच्चों 1913 में संस्कृत में ऑनर्स और अंग्रेजी में भी किया था। बाद में 35 वर्ष तक विभागाध्यक्ष थे समाजशास्त्र के। 28 दिसंबर 1983 को बच्चों इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था 90 वर्ष की आयु में। इन्होंने प्रथम PhD की उपाधि समाजशास्त्र में अपने हाथों से बच्चों GR प्रधान को दिया था। उसके बाद में 1951 में इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1951 में बच्चों इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1952 में इन्होंने अपना जर्नल निकाला था, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किया था और लगभग 30 पुस्तकें लिखी थी बच्चों। किसने? GS घुरिये ने। GS घुरिये के लेख में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों जाति और प्रजाति के बारे में, जिसमें इन्होंने जो है जाति की विशेषताएं बताई थी। जो जन्म से मिले मरने के बाद भी ना ख़त्म हो बच्चों, उसे हम जाति कहते हैं। घुरिये की समाजशास्त्री कृतियों में बच्चों घुरिये की पहचान जाति और प्रजाति पर उनके द्वारा जो किए गए बेहतरीन कार्य थे ना, उसी से जाने जाते हैं। इसके अलावा घुरिये ने जनजाति बच्चों, नातेदारी, परिवार, विवाह, संस्कृति, सभ्यता, इन सभी के बारे में भी कर रखा है। अब आपको बच्चों कमेंट में बताना है नातेदारी के बारे में, और ये प्रश्न है बच्चों तुषार के लिए। साथ ही साथ में स्थान के आधार पर बच्चों परिवार कितने प्रकार का होता है ये बताना है, और ये प्रश्न है बच्चों किसके लिए? राज के लिए। 1932 में बाद में बच्चों इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, भारत में जाति और प्रजाति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में छपेगा MCQ में कि भारत में जाति और प्रजाति, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसकी है? GS घुरिये की। कब लिखी थी बच्चों? 1932 में लिखी थी। इसमें जाति के उद्भव से लेकर उसके भविष्य के बारे में बताया गया है। भारतीय समाज के प्रति घुरिये के क्या विचार थे? तो घुरिये ने जाति को जटिल बताया है और इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी, बल्कि कई सारी घटनाओं का विश्लेषण किया है। GS घुरिये ने बच्चों जाति की विशेषताएं बताई हैं, और ये 6 विशेषताएं हैं कि जाति की पहली विशेषता क्या है? खंडीय विभाजन है। दूसरी है बच्चों प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया है। तीसरी विवाह पे कठोर प्रतिबंध है। चौथा भिन्न भिन्न अधिकार और कर्तव्य है। पांचवा सीमित व्यवसायिक चुनाव, और छठा सोपानिक विभाजन है बच्चों। इन 6 विशेषताओं को आपको याद रखना है। किसने कहा था? GS घुरिये ने। 1932 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था बच्चों? कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये बात ध्यान रखना। अब कमेंट में बच्चों दास कैपिटल पुस्तक किसकी है? ये नाजमीन को कमेंट कर बताना है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी पुस्तक किसकी है? ये भी बताना है। इसमें इन्होंने कई सिद्धांतों की आलोचना की है, पर प्रजातीय सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। किसने? GS घुरिये ने। अब GS घुरिये की तरह ही एक मानव विज्ञानी आते हैं, उनका नाम क्या था बच्चों? हर्बर्ट रिजले नाम था। जो हर्बर्ट रिजले, उन्होंने कहा था कि मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशेषताओं के ध्यान में रखते हुए, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई हो गया बच्चों, नाक की लंबाई हो गया, कपाल का भार हो गया, इस हिसाब से किया गया है ताकि उसे अलग अलग प्रजातियों में बांटा जा सके। रिजले ऐसा सोचते थे बच्चों। तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे और इन्होंने प्रजाति सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई कैसे होगी, नाक की लंबाई क्या है, कपाल का भार क्या है। और इन्होंने 6 वर्ग बताए थे, एक इंडो आर्य, द्रविड़, पूर्व द्रविड़ और द्रविड़, पश्चिमी, मुंडा और मंगोलियन। ये इन्होंने मनुष्य की कुछ प्रजाति बताई थी। रिजले कहते हैं कि जाति का उद्भव किससे हुआ है? प्रजाति से हुआ है। और उच्च जाति आर्य थी, निम्न जाति क्या थी? अनार्य थी। ये बात ध्यान रखना। ऐसा किसका मानना था? रिजले का। तो रिजले की ये मान्यता थी कि बच्चों की भारत जो है अलग अलग प्रजातियों का अध्ययन के लिए बहुत बड़ा बच्चों प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला क्यों है? क्योंकि भारत में बच्चों अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो है अंतर विवाह निषिद्ध है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति से विवाह नहीं कर सकते। उनके अनुसार जाति का उद्भव बच्चों किससे हुआ है? प्रजाति से हुआ है, ऐसा रिजले सोचते थे, क्योंकि अलग अलग जाति समूह की अलग अलग प्रजाति से ही संबंधित होते हैं। ये बात ध्यान रखना। लेकिन बच्चों जो GS घुरिये थे उन्होंने ऐसा नहीं माना। उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत में तो अंतः विवाह प्रतिबद्ध है, लेकिन दक्षिण भारत में बच्चों अंतः विवाह कर सकते हैं। अब जाति और प्रजाति के बारे में घुरिये क्या कहते थे? 1932 की पुस्तक के बाद 1961 में बच्चों कास्ट, क्लास और ऑक्यूपेशन, ये GS घुरिये की पुस्तक आई थी, जो कि 1961 में लिखी थी। घुरिये की धर्म से संबंधित रचनाएं भी हैं,
इंडियन साधु है, गोड्स एंड मैन है, ये सारे घुरिये की ही पुस्तक है बच्चों, ध्यान रखना। अब जाति की जो विशेषताएं मैंने आपको 6 बताई थी, उनके बारे में एक बार सुन लो। घुरिये ने कहा था जाति में क्या है, खंडी विभाजन है, यानी एक जाति अपनी जाति के प्रति अधिक कर्तव्यवान होती है। जाति जन्म से मिलती है, इसको जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। जाति को कोई तोड़ नहीं सकता है बच्चों। जाति से कई लोग निकाल भी देते हैं, ये बात ध्यान रखना कि कई सारी जातियों की उपजाति होती है, उसी को हम खंडी विभाजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों जाति की विशेषता की प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया है। इसका अर्थ होता है बच्चों कि जाति जो है सामाजिक अंतःक्रिया पे बच्चों प्रतिबंध लगाती है, विशेषकर साथ बैठकर भोजन करना, इन सभी चीज़ों पे, कि दूसरी जाति के यहाँ पे तुम भोजन नहीं कर सकते। ब्राह्मण के घर का सब खा सकते हैं, लेकिन अछूतों के घर का कोई भी खा नहीं सकता। भोजन भी बच्चों 3 प्रकार का होता है, फलाहारी भोजन यानी फल पक्का भोजन, और एक होता है कच्चा भोजन। जो मांसाहारी भोजन होता है उसको नीचा समझा जाता है। तीसरा आता है बच्चों विवाह पे कठोर प्रतिबंध है, यानी अपनी जाति और उपजाति में ही करते हैं। उत्तर भारत में बच्चों ब्राह्मण, लेकिन उनकी 4 उपजातियां हैं, सयूपारी, कानिकुब्ज, सनाड्य और गौड़, ये इसमें ऊंची जातियों में कर सकते हैं। भिन्न भिन्न अधिकार और कर्तव्य है बच्चों जातियों के, जो दूसरों को नहीं दे सकते। एक जाति का बच्चों एक निश्चित स्थान है जो हम दूसरे को नहीं दे सकते। जाति में बच्चों सीमित व्यावसायिक चुनाव होता है, एक जाति से अपेक्षा की जाति कि वो अपनी ही जाति के व्यवसाय को करें। जाति में बच्चों सोपानिक विभाजन है, मतलब ऊंच नीच का बंटवारा होता है, ये बात ध्यान रखना। जाति में बच्चों वैवाहिक विवाह पे कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति में अंतः विवाह होता है, यानी अपनी जाति में विवाह होता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों जाति के बारे में 2 विचार आते हैं, एक आता है संरक्षणवादी और दूसरे आते हैं बच्चों राष्ट्रवादी। ये देखो बच्चों जाति की विशेषताएं एक बार देख लो, क्या क्या विशेषताएं हैं जाति की, है ना। एक बार इसको भी पढ़ लेना बच्चों, ये और भी सरल शब्दों में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा कि संरक्षणवादियों और राष्ट्रवादियों में क्या अंतर है, जनजाति संस्कृति पर विवाद क्या हुआ था। संरक्षणवादी किसे कहते हैं बच्चों, तो ब्रिटिश मानव विज्ञानी भारतीय जनजातियों के अध्ययन में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और वो इन्हें आदिम लोग मानते थे। गांधी जी ने जो दलित थे उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, ये बात ध्यान रखना। जिनकी विशिष्ट संस्कृति थी और जो हिंदू मुख्यधारा से अलग थे, जो जनजाति थे वो अलग थे हिंदू मुख्यधारा से। उनका यह मानना था बच्चों, जो ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे या संरक्षणवादी थे, कि जो जनजाति है उसको मुख्य धारा की हिंदू संस्कृति में समायोजन से वो शोषित होंगे। यानी कुछ लोग कहते थे कि जो आदिवासी हैं, जो मुख्य समाज में आ रहे हैं, उनको हिंदू धर्म में अपना लो, लेकिन कई संरक्षणवादी कहते थे इससे उनका शोषण ही होगा बच्चों, उन पे लगातार दबाव रखेंगे कि हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में स्वयं को मिला लें। इसके परिणाम स्वरूप उनकी जो संस्कृति है, जीवन पद्धति है, वो खत्म हो जाएगी बच्चों, वो अपनी विशिष्टता खो देंगे। राज्य का यह कर्तव्य है कि इनकी संस्कृति को बचाए और संरक्षित रखे, तो ऐसा संरक्षणवादी मानते हैं। लेकिन एक दूसरे समूह आता है, उनका नाम है बच्चों राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी जो है भारत की एकता और भारतीय संस्कृति को आधुनिक बनाने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास जो है दिशाहीन है, उनकी संस्कृति को बचाना बच्चों दिशाहीन है। आदिम संस्कृति को बचाने का कार्य वास्तव में गुमराह करने की कोशिश है बच्चों। घुरिये तथा अन्य राष्ट्रवादियों का मानना था कि जनजाति को पिछले हिंदू समूह माना जाए, न कि विभिन्न अलग से एक सांस्कृतिक समूह माना जाए, बात ध्यान रखना। तो ये राष्ट्रवादी की सोच थी कि उनको अलग से कोई समूह ना माने, पिछले हिंदू समूह मान ले। और संरक्षणवादी कहते थे, यानी ब्रिटिश कहते थे कि उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, इसलिए उनको बचाकर रखना है। तो ये बच्चों आपके पहले समाजशास्त्री थे, उनका नाम है जीएस घुरिये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरे समाजशास्त्री के बारे में, जिनका नाम है डीपी मुखर्जी। तो बच्चों इसे पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न मैं और पूछता हूँ बच्चों से कि जीएस घुरिये ने भारत की जनजातियों को विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के बजाय देश के रूप में चित्रित किया था। यानी जीएस घुरिये क्या मानते थे जनजातियों को, तो ये बताना है बच्चों क्वेश्चन जवेरिया को। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों कि जाति अंतर्विवाह है, एक जाति के लोग केवल अपनी जाति के देश में ही विवाह करते हैं, ये क्वेश्चन बताना है बच्चों फिजा को। अब हम पढ़ते हैं बच्चों परंपरा और परिवर्तन पर डीपी मुखर्जी के क्या विचार हैं। तो परंपरा क्या होते हैं बच्चों, ट्रेडिशंस यानी कल्चर जो होता है हमारा, उन्हें परंपरा कहते हैं बच्चों। जो परंपरा जो भूतकाल से ही चली आ रही हैं और एक अपनी परंपरा को बच्चों लोग बचा कर रखते हैं, ये बात ध्यान रखना। डीपी मुखर्जी ने बच्चों भारत की सामाजिक व्यवस्था ही उसका निर्णायक लक्षण है, ऐसा उन्होंने माना था और उन्होंने सामाजिक परंपरा के बारे में अपना विचार दिया।
और परंपरा बच्चों क्या है, एक सामाजिक व्यवहार है जो समाज के लोग करते हैं और ये भूतकाल से चलती आती है। ये व्यक्तियों के व्यवहार और मानक मूल्य प्रदान करता है। इसका तात्पर्य है अतीत के काल्पनिक और वास्तविक व्यवहार को निरंतरता देना है कि जो पहले से चला आ रहा है उसी को आगे बढ़ाना है। डीबी मुखर्जी ने बच्चों परंपरा की व्याख्या आधुनिकता के संदर्भ में किया था। आधुनिकता मतलब कि जब से अंग्रेज आए थे, नई नई तकनीक लाए थे, उसे आधुनिकता कहते हैं। इस सिलसिले में बच्चों उन्होंने 2 पुस्तक भी लिखी थी। पहला पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंस और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी। ये 2 पुस्तक बच्चों किसकी, डीपी मुखर्जी की है। ये बात ध्यान रखना। इसमें उन्होंने परंपरा की व्याख्या की है, यानी परंपरा के बारे में बताया है। तो परंपरा कहते हैं किसे बच्चों, परंपरा शब्द का मूल अर्थ होता है कि संचरित या प्रेषित करना, यानी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करना। और परंपरा की जो जड़ होती है बच्चों, वो भूतकाल यानी पुराने ज़माने में ही, और उन्हें कहानी या मिथक के द्वारा कहकर सुनाकर जीवित रखी जाती है। ये बात ध्यान रखना बच्चों। भारतीय परंपराओं में बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और पश्चिमी संस्कृति, ये सारी मिक्सअप है बच्चों। इन धार्मिक ग्रंथों में जो कुछ है तथा हिंदुओं के वेदांत में निहित है, उन्हीं को हम परंपरा कहते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों, डीपी मुखर्जी के अनुसार धर्म जो धर्म विधि होता है, पश्चिमी संस्कृति भारतीय परंपरा बनाती हैं। इस प्रकार भारतीय परंपरा ऐसा है जिसमें भारतीय तथा विदेशी यानी दोनों संस्कृतियों और मान्यताओं का क्या है, गठबंधन है बच्चों, ध्यान रखना। इनके अनुसार परंपरा 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक परंपरा, द्वितीयक परंपरा और तृतीयक परंपरा। जो डीपी मुखर्जी थे बच्चों, वो उद्विकास प्रक्रिया को नहीं मानते हैं। अब उद्विकास के बारे में बच्चों कमेंट कर बताना है, किसको, ज्योति को और किट्टू को। इनको कमेंट कर बताना है कि उद्विकास क्या था बच्चों। नेक्स्ट आता है, डीपी मुखर्जी ने माना कि परंपरा में भी परिवर्तन होता है और भारतीय परंपरा में परिवर्तन लाने के बच्चों 3 सिद्धांत हैं। पहला, परंपरा कितने प्रकार के, 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। परंपरा का मतलब क्या होता है, संचरित होना या प्रेषित करना बच्चों। और परंपरा अगर पूछे मतलब डीपी मुखर्जी ने भी तर्क दिया था कि जो परंपरा है ना, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। और परिवर्तन के कितने सिद्धांत बताए, 3। पहला आता है बच्चों श्रुति, स्मृति और अनुभव। श्रुति, स्मृति और अनुभव, जिसमें से बच्चों जो तीसरा है अनुभव है ना, वो यानी व्यक्तिगत अनुभव, एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। ये बात ध्यान रखना। समय समय के साथ बच्चों परंपराएं लेकिन छीड़ होती गई हैं। आधुनिक भारतीय समाज में अब हमारी प्राचीन परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। समाज में जातीय चेतना प्रबल हो रही है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अब एक कमेंट कर बच्चों सानिया को बताना है कि परंपरा के कितने, परिवर्तन के कितने सिद्धांत हैं। इन मतलब 3 सिद्धांत हैं, उनके बारे में बताना है। डीपी मुखर्जी ने कहा था कि बच्चों की आधुनिकता को देश की संस्कृति के दायरे में देखा और परखा जाना चाहिए। डीपी मुखर्जी ने आधुनिकीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जो विस्तार, उन्नयन, गहनता और पुनर्जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। यानी आधुनिकीकरण होना चाहिए, विस्तार करती है। आधुनिकीकरण में परंपरा बाधा नहीं है। यानी डीपी मुखर्जी एकमात्र ऐसे थे जो कहते थे कि आधुनिकीकरण आता है लेकिन उसके लिए परंपरा उसके बीच में बाधा नहीं है, अपितु ये तो विकल्प देता है बच्चों कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम उसका चयन कर सकें, ध्यान रखना। मुखर्जी के अनुसार बच्चों परंपरा आधुनिकता को नकारती नहीं है, अपितु ये दोनों एक दूसरे के सहयोग से पल्लवित होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। यानी आधुनिकता और परंपरा एक साथ चलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है बच्चों, ये विरोधी नहीं है बच्चों, बल्कि ये एक क्या है, पूरक है। ये एक दूसरे से पूरक है, ये बात ध्यान रखना। अब गांव के ऊपर विचार किसने किया था बच्चों, ये क्वेश्चन सत्यम को कमेंट कर बताना है। अब यहाँ पे परंपरा का मूल अर्थ दे रखा है। परंपरा का अर्थ क्या होता है, संचरित और प्रेषित करना है। परंपरा की जड़ें भूतकाल में होती है और उन्हें कहानी और मिथक के द्वारा कहकर सुनकर जीवित रखा जाता है बच्चों। मुखर्जी का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि परिवर्तन की संवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ था कि आगे तक का रखना था। जीवंत परंपरा, एक क्वेश्चन आता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवंत परंपरा किसे कहते हैं। परंपरा जिसने अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ ही साथ वर्तमान के अनुरूप भी डाल दिया, ऐसी परंपराओं को जीवंत परंपरा कहते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। यानी जो पहले भी सत्य थे और आज भी सत्य हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जीवंत परंपरा के नाम से जानते हैं। तो ये था बच्चों आपके डीपी मुखर्जी के बारे में परंपरा और परिवर्तन। अब एक प्रश्न है बच्चों जो कमेंट कर बताना है। बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बच्चों ताकि आपको वो चीज़ें क्या हैं, याद हो जाए बार बार, है ना। वरना वीडियो तो देखोगे पर आपका दिमाग सो रहा होगा, इस तरह आपका दिमाग बच्चों एक्टिव रहेगा। तो प्रश्न आपका यह है कि डीपी मुखर्जी का मानना था कि भारतीय परंपरा में मान्यता प्राप्त परिवर्तन के 3 सिद्धांत थे, और उन 3 सिद्धांतों को बच्चों आपको कमेंट में लिखना है। इससे पहले आप परंपरा और परिवर्तन पे बच्चों डीपी मुखर्जी के एक बार शॉर्ट नोट्स देख लीजिए। ये हैं डीपी मुखर्जी जी। जीवंत परंपरा बच्चों ध्यान रखना है।
परंपरा शब्द का अर्थ क्या है ये भी आपको याद करना है। परिवर्तन के बच्चों 3 सिद्धांत ये हैं और ये मोस्ट है श्रुति, स्मृति और अनुभव, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों हम पढ़ेंगे राज्य पे AR देसाई के बारे में। इसके शॉर्ट नोट्स एक बार देख लीजिए आप लोग कि राज्य पर AR देसाई के विचार। तो AR देसाई ने कल्याणकारी राज्य की 3 विशेषता बताई थी बच्चों कि ये सकारात्मक राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें। अभी नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की बच्चों 3 विशेषताएं बताई थी कि कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है और उसमें ये शॉर्ट पॉइंट्स आते हैं बच्चों। दूसरा आता है कि कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, उसके शॉर्ट पॉइंट से लिखना है। इसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपेगा। अब कल्याणकारी राज्य का जो कार्य प्रशिक्षण किया था बच्चों, उस आधार पर उन्होंने ये कुछ निष्कर्ष निकाले थे, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में बच्चों क्या हुआ था, जो कल्याणकारी राज्य के दावे हैं ना उनको बढ़ा चढ़ा कर बताए गए हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। ये हैं बच्चों आपके AR देसाई जो कि भारतीय समाजशास्त्री हैं। 1915 में इनका जन्म हुआ था, 1994 में बच्चों इनकी मृत्यु हो गई थी। 1915 में बड़ौदा में इनका जन्म हुआ था। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण के समाजशास्त्री थे, ये बात ध्यान रखना। इनकी प्रमुख रचनाएं बच्चों भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि एक ये है। प्रमुख पुस्तक है ग्रामीण भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, ये 2 आपको ध्यान रखना है। ये बॉम्बे विश्वविद्यालय में बच्चों क्या थे, प्रोफेसर थे। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लो एक बार। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो हिंदी में बताया मैंने आपको। दूसरा रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, ये लिखा था। स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन, जिसमें से ये दोनों मोस्ट है बच्चों, आपको इन दोनों को याद करना है। राज्य पर AR देसाई के विचार क्या आते हैं, तो AR देसाई जो है मार्क्सवाद में इनकी गहरी आस्था रखते थे और उन्होंने राज्य की पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की। पूंजीवाद किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें अधिकतम से अधिकतम जो लाभ होता है बच्चों कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है, कुछ ही लोगों को जो है संपत्ति का अधिकार होता है, तो उन्हें उसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। और पूंजीवाद में बच्चों मैंने आपको कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताया था। एक पूंजीपति होता है जिसके पास बच्चों धन बहुत होता है और वो धन से धन को बनाता है, ये बात ध्यान रखना। ये पूंजीवाद के विरुद्ध थे बच्चों, ये मार्क्सवाद थे। जन्म 1915 में हुआ था, बम्बई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे बच्चों। 1994 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये बात ध्यान रखना। इन्होंने एक निबंध लिखा था द मिथ ऑफ वेलफेयर स्टेट, उसमें इन्होंने पूंजीवाद की कमियों को उजागर किया था और राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी, ये इनके विचार थे बच्चों। और कल्याणकारी राज्य की इन्होंने विशेषताएं भी बताई थी कि कल्याणकारी राज्य की पहली विशेषता है बच्चों कि कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है। सकारात्मक राज्य का मतलब होता है कि कल्याणकारी राज्य बच्चों सिर्फ न्यूनतम छोटे मोटे काम कानून बनाना ही नहीं करता है बच्चों, बल्कि ये हस्तक्षेपी राज्य भी होता है, यानी समाज की बेहतरी के लिए बच्चों सामाजिक नीतियों को लागू कराने का भी काम करता है, इसलिए हस्तक्षेप भी करता है। दूसरा कहा था बच्चों ये एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य के लिए बच्चों जरूरी है कि वहाँ पे क्या हो, लोकतंत्र हो, लोकतंत्र अनिवार्य होना चाहिए। और औपचारिक संस्थाएं भी होती हैं, जैसे बहुपार्टी चुनाव हो गया है ना, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य दूसरी विशेषता है। तीसरा है बच्चों कि कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, मिश्रित होती है बच्चों, ध्यान रखना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ निजी पूंजीवादी कंपनियां तथा राज्य दोनों साथ साथ काम करते हैं बच्चों। कल्याणकारी ना तो पूंजीवाद बाजार को ख़त्म करता है और ना ही ये जनता को निवेश करने से रोकता है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ निजी पूंजीवाद कंपनी और राज्य दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कल्याणकारी राज्य की बच्चों 3 विशेषताएं आपसे पूछ सकते हैं। अब बच्चों AR देसाई ने कुछ ऐसे तरीके बताए जिनके आधार पर कल्याणकारी राज्य द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण किया जा सकता है। ये कार्य कौन कौन से हैं, ये है बच्चों जैसे कल्याणकारी राज्य क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये बच्चों गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति तथा अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा, इन सभी चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। यानी गरीबी कम कर सकते हैं, सामाजिक भेदभाव कम करते हैं, नागरिकों को सुरक्षा देते हैं, कल्याणकारी राज्य के पहले काम है। दूसरा बच्चों ये जो आय की असमानताएं होती है ना, उसको दूर करते हैं और उसको दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं, जैसे अमीर पे टैक्स लगाते हैं इनकम पे और गरीबों में उसको बांट देते हैं। तीसरा अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं जहाँ पूंजीवादी जो है अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लग जाती है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकते।
चौथा बच्चों, स्थायी विकास के लिए वो आर्थिक मंदी तथा तेजी से मुक्त व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम भी बच्चों कल्याणकारी राज्य का ही होता है। और स्थायी विकास करे बच्चों, सतत पोषणीय विकास हो, ये भी ध्यान रखते हैं। उसके बाद आता है बच्चों कल्याणकारी राज्य के आधार के दावे जो हैं बढ़ा चढ़ाकर बताए गए। खुद AR देसाई ने ऐसा माना है कि वे देश जिनको कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन हो गए बच्चों, अमेरिका हो गए, यूरोप के अधिकांश भाग हो गए, ये अधिकांश आधुनिक पूंजीवाद राज्य हैं, अपने नागरिकों को जो बेसिक नीड्स है ना, उनकी रोटी कपड़ा मकान यानी सुरक्षा देने में असफल रहे हैं बच्चों। आर्थिक असमानताएं भी कम नहीं कर पाए, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है बच्चों। बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में भी असफल रहे बच्चों। और अतिरिक्त धन की उपस्थिति तथा अत्यधिक बेरोजगारी इनकी असफलताएं हैं, यानी धन नहीं है, बेरोजगारी है बच्चों। इससे AR देसाई खुद ही निष्कर्ष पर निकले कि कल्याणकारी राज्य की जो सोच है ना, ये एक मिथ्या है, यानी ये एक क्या है बच्चों, भ्रम है। ये बात ध्यान रखना। तो AR देसाई ने कल्याणकारी राज्य की 3 विशेषताएं बताई थी। ये सकारात्मक राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है बच्चों, मिश्रित होती है। उसके बाद आता है बच्चों कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या क्या हैं और कल्याणकारी राज्य के दावे बढ़ा चढ़ाकर किए गए हैं, खुद AR देसाई ने बताया था। अब बच्चों एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न अमर, इंद्रजीत, आदिल और दिलशान इनसे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी पूंजीवादी उद्यम और राज्य या सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्यम दोनों ही मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? निजी अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहते हैं बच्चों। ये बात ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद बच्चों हम पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पे और लास्ट आता है हमारा MN श्रीनिवास के बारे में। MN श्रीनिवास का फुल फॉर्म होता है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। और इन्होंने अपने विचार वैसे तो कई सारी चीज़ों पे दिया है। एक प्रबल जाति पे दिया है बच्चों, संस्कृतिकरण शब्द इन्होंने दिया है ना, साथ ही साथ में विसंस्कृतिकरण शब्द बच्चों, ये सारे काम इनके द्वारा किए गए। इनके बारे में 12th क्लास में बच्चों बहुत चीज़ें आप पढ़ेंगे। 11th क्लास में बस इनकी समरी पढ़ेंगे और गांव पे विचार पढ़ेंगे। इनका जन्म 16 नवंबर 1916 को मैसूर में हुआ था, यानी कर्नाटक में। इनकी मृत्यु 30 नवंबर 1999 में हो गई थी। इनके पिता मैसूर में बच्चों बिजली विभाग के में कार्यरत थे, यही कारण है। और ये बम्बई विश्वविद्यालय में GS घुरिये के बाद में बच्चों छात्र बने थे। सन 1942 में इन्होंने 2 बुक लिखी थी, मैरिज एंड फैमिली इनकी पहली पुस्तक है, दूसरा रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स, ये इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हुई थी। इसके बाद MN श्रीनिवास की नियुक्ति बच्चों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में भी हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं बच्चों? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कमेंट में आपको बताना है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है बच्चों? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया MN श्रीनिवास, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया द रिमेंबर्ड विलेज, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स बच्चों, ये किसकी है? MN श्रीनिवास की पुस्तक है। MN श्रीनिवास ने बच्चों मैंने बताया गांव के बारे में बताया था और भारत को गांवों का देश कहते हैं। एक चैप्टर 2 है बच्चों जो कि ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था के बारे में है। उसमें गांव और नगर में अंतर पूछता है। तो गांव बच्चों में प्राथमिक क्रिया करते हैं। भारत में अधिकतर आबादी गांव में रहती है 68%, नगर में सिर्फ बच्चों 31% रहती है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। अब MN श्रीनिवास की रुचि भारतीय ग्रामीण समाज के जीवन पर पड़ी। मैसूर के पास में एक रामपुरा गांव था, वहां पे काम करने के पश्चात उन्होंने ग्रामीण समाज के बारे में प्रत्यक्ष कई सारी जानकारी इकट्ठा की थी। और गांव पे श्रीनिवास के द्वारा लिखे लेख मुख्यतः 2 प्रकार के थे बच्चों। जैसे पहला क्या था कि गांव में जो क्षेत्रीय कार्य किया था उसका निर्जातीयता बुरा किया था। दूसरा काम था कि भारत के गांव का सामाजिक विश्लेषण भी किया था बच्चों, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो MN श्रीनिवास थे वो गांव के बारे में, गांव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। एक और आते हैं बच्चों मानव विज्ञानी, उनका नाम था ल्यू डूमो। ल्यू डूमो ने गांव के प्रति क्या दृष्टिकोण किया था, MN श्रीनिवास ने क्या कहा था बच्चों, इनके विचार में जो मतभेद है वो भी पूछ लेते हैं। ल्यू डूमो का मानना था बच्चों कि गाँव को एक श्रेणी के रूप में अगर तुम मान्यता दे रहे हो तो तुम गुमराह करने वाला काम कर रहे हो। उन्होंने कहा था ल्यू डूमो जो थे ना वो ग्रामीण अध्ययन के खिलाफ थे, जो कि MN श्रीनिवास करना चाहते थे। ल्यू का मानना था कि जाति जैसी संस्थाएं गांव की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी पढ़ना ही है तो जाति पढ़ो, जो कि 4000 है बच्चों, जो जन्म से मिलती है मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है। जाति एक बंद समूह है बच्चों, ये बात ध्यान रखना।
क्योंकि गांव केवल कुछ लोगों का समूह होता है, ऐसा ल्यू डूमो ने कहा था, जो कि एक विशेष स्थान पर सिर्फ रहते हैं और वो उसको छोड़कर जा भी सकते हैं। गांव बने भी रह सकते हैं और गांव समाप्त भी हो सकते हैं और लोग गांव को छोड़कर दूसरे गांव में बच्चों जा सकते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति धर्म हमेशा सेम रहेगी बच्चों, चाहे वो कहीं पे भी चले जाएं। उन्होंने भारतीय गांव का चित्रण स्थिर, आत्मनिर्भर और छोटे गणतंत्र के रूप में किया था। ये ल्यू डूमो का विचार था। तो बच्चों ड्यूमो का दृष्टिकोण है, तो ड्यूमो के दृष्टिकोण के विपरीत किसका दृष्टिकोण था बच्चों? एम.एन. श्रीनिवास का। तो एम.एन. श्रीनिवास ने ड्यूमो की आलोचना की। श्रीनिवास का मानना था कि गांव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है बच्चों, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसा कौन कहते थे? एम.एन. श्रीनिवास। और ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि गांव ने अपने आप को अपनी एक एकीकृत पहचान बनाई है। ग्रामीण एकता सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता है ना कि गांव में प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, शहर में अप्रत्यक्ष पाए जाते हैं। श्रीनिवास ने ड्यूमो के इस विचार कि गांव स्थिर, आत्मनिर्भर, छोटे गणराज्य है, इसकी भी आलोचना की है। उन्होंने दिखाया कि गांव में कई सारे परिवर्तन आ रहे हैं और गांव कभी आत्मनिर्भर थे ही नहीं बच्चों। विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक संबंध से क्षेत्रीय स्तर पर ये लोग क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसा एम.एन. श्रीनिवास का मानना था। अब हम जानते हैं बच्चों, एम.एन. श्रीनिवास और ल्यू डूमो का जो मतभेद था बच्चों, वो जरूर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांव के महत्व के बारे में जानते हैं कि गांवों का क्या महत्व है। तो गांव का पहला महत्व तो ये है कि गांव ग्रामीण शोध कार्य के स्थल के रूप में भारतीय समाजशास्त्र को हमेशा लाभान्वित करता है। अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर हम समाजशास्त्र के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं बच्चों। दूसरा, इसने निर्यातित शोध कार्य की पद्धति को महत्व से परिचित कराने का भी मौका दिया। सामाजिक परिवर्तन के बारे में आंखों देखी जानकारी गांव से ही मिलती है। भारत के बच्चों आंतरिक हिस्से में क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी गांव में ही होती है। पांचवा, अतः ये कहा जा सकता है कि गांव के अध्ययन से ही संपूर्ण भारत का विकास हुआ है और समाजशास्त्रियों को भी बच्चों गांव के बारे में पढ़ने के लिए क्षेत्र मिला है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बच्चों एम.एन. श्रीनिवास के बारे में जो शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। ल्यू डूमो का गांव पे क्या दृष्टिकोण था बच्चों? एम.एन. श्रीनिवास ने उनका विरोध कैसे किया? और गांवों के महत्व के बारे में बच्चों एक बार। अब बच्चों आपके एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न कैसे आते हैं, आप एक बार आइडिया ले लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ये 4 नंबर में आ सकते हैं बच्चों और इन सभी पे हमने बहुत अच्छे से बात की है। ये 6 नंबर वाले बच्चों क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। वीडियो समझ में आई होगी तो कमेंट में बताना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।